नमस्कार दोस्तों, जीएस होराइजन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को ज्योग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर कराऊंगा। यहाँ पे मैं ज्योग्राफी क्लास 6 की एनसीईआरटी की समरी लेने वाला हूँ। इसके बाद मैं 7th की लूँगा, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th। तो हम यहाँ पे 6 to 10th ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की समरी लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हिस्ट्री और पॉलिटी की, इन सारे सब्जेक्ट की हम यहाँ पे इस चैनल पर समरी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि हु आई एम। मेरा नाम है अनुराग सिंह। मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएससी किया हुआ है और मैं एक सिविल सर्विस का एस्पिरेंट हूँ। दोस्तों, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक, ये सारे सब्जेक्ट मेरे कोर एरियाज़ हैं और ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। दोस्तों, यहाँ पे एक सब सेंटेंस लिखा हुआ है, एक सेंटेंस में एक शब्द आया हुआ है कोर एरिया। तो यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट के कोर एरिया होने का क्या मतलब है? देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के कोर एरिया का मतलब होता है कि आप उस सब्जेक्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, मैक्सिमम क्वेश्चन को सही कर सकें। तो यहाँ से इन सारे सब्जेक्ट से 80 to 90% क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आते हैं, चाहे छोटा हो एग्जाम या फिर बड़ा हो, तो यहाँ से मेरे 80 to 90% क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो कोर एरिया का मतलब ये होता है। चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी। देखिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी है हमारी, वो है पृथ्वी हमारा आवास। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस बुक क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें हम देखेंगे जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा सौरमंडल। सौरमंडल में हमारी पृथ्वी, ठीक है, सौरमंडल में पृथ्वी कैसी है, किस तरह से, उसको हम देखेंगे इस चैप्टर में। दूसरा जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा वो रहेगा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसमें हम बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है और बहुत सी चीज़ें। तीसरा है पृथ्वी की गतियाँ और चौथा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। देखिए, इसके बाद एक चैप्टर है, उसका नाम है मानचित्र। तो उसको हम इसमें कवर नहीं करेंगे, हम लोग मैपिंग पे एक अलग क्लास लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वो रहेगा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसमें हम देखेंगे कि पर्वत क्या है, पठार क्या है, मैदान क्या है, झील क्या है, नदियाँ क्या हैं। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा देश जो भारत है, इसके बारे में हम बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे अगले चैप्टर में। फिर हम देखेंगे कि जलवायु, वनस्पतियाँ एवं वन्य प्राणी, ये सारे कॉन्सेप्ट, जलवायु, वनस्पतियाँ एवं वन्य प्राणी, ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा क्लास 6 के एनसीईआरटी का। इसमें हम ये सारी चीज़ें हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारत के संबंध में ये सारी चीज़ें कैसी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर के, इस एनसीईआरटी क्लास 6 के पहले चैप्टर से, जो है सौरमंडल में हमारी पृथ्वी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है वो है खगोलीय पिंड, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी। खगोलीय पिंड हम किसे खगोलीय पिंड कहेंगे? देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में हमें दिखाई देती हैं वो खगोलीय पिंड है। एक और बात दोस्तों कि यहाँ पे जितने भी डिफिनेशंस यूज़ हुए हैं, जितने भी परिभाषा को मैंने प्रयोग में किया हुआ है यहाँ पे, वो सारी परिभाषाएं केवल एनसीईआरटी की बुक से ही कॉपी की गई हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने कहीं से कोई अन्य सोर्स जैसे विकिपीडिया या फिर कोई और अदर सोर्स से मैंने वो परिभाषा को कॉपी नहीं किया, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस और ये सारी परिभाषाएं केवल एनसीईआरटी क्लास 6 की ही कॉपी हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, जैसे यहाँ पे जो तस्वीरें मैंने ली हुई हैं, तो बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे मैंने इंटरप्रेट किया हुआ है, लेकिन जो कुछ यहाँ पे जो भी डिफिनेशंस हैं वो पूरी की पूरी डिफिनेशंस एनसीईआरटी की ही बेस्ड हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड क्या है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है खगोलीय पिंड हम किसे कहेंगे। यहाँ पे है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में हमें दिखाई देती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इसका मतलब ये सारी वस्तुएं जो हमें रात में दिखाई देती हैं वो सारी वस्तुएं खगोलीय पिंड हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान में जिन वस्तुओं को हम दिन में देखते हैं, जैसे हमें सूर्य दिन में भी दिखाई देता है और कभी कभी चांद जो है वो भी दिन में दिखाई देता है, तो क्या वो सारे पिंड, क्या वो दोनों खगोलीय पिंड नहीं है? और इसके अतिरिक्त जो होता है कि बहुत सारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनको हम रात को भी नहीं देख पाते हैं और दिन में भी नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे जितने ज्योग्राफर हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, वो टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में व्याप्त सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हमारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, वो सारे पदार्थ जो हैं, वो सारे पिंड जो हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले डिफिनेशन देखते हैं कि अगला डिफिनेशन क्या है हमारा। देखिए, जो हमारा अगला डिफिनेशन है या अगला पॉइंट है वो है तारा, ठीक है, एक स्टार। हम किसे तारा कहेंगे? तारा, कोई अगर सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, वो तारा कब कहलाएगा, हम उसे तारा कब कहेंगे? देखिए, तारा कहलाने के लिए किसी खगोलीय पिंड में कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसे हम कह सकते हैं कि कोई सेलेस्टियल बॉडी एक तारा है। देखिए, यहाँ पे एक ऐसा खगोलीय पिंड जो बड़े आकार का हो, गर्म हो तथा इनके पास स्वयं की ऊष्मा हो तथा प्रकाश हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे 4 जो पॉइंट है, तो पहला है कि क्या वह बड़े आकार का हो, दूसरा क्या है वह गर्म हो, और तीसरा क्या है कि उसके पास स्वयं की ऊष्मा हो, और चौथा क्या है कि उसमें स्वयं का
प्रकाश हो। ठीक है, ये 4 कंडीशन अगर हैं कि वह बड़ा है, वह गर्म है, उसमें स्वयं की ऊष्मा है और उसमें प्रकाश है, इन सारी चीज़ को अगर कोई खगोलीय पिंड इन सारे कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम कह देंगे कि वह एक स्टार है। ठीक है, जैसे क्या है कि यहाँ पे हमारा सूर्य है, अल्फा सेंटोरी है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ये तीनों हमारे स्टार हैं। तो हम देखेंगे आगे कि सूर्य हमारा स्टार कैसे है, क्या वो इन सारे कंडीशन को फुलफिल करता है, इन सारे क्राइटेरिया पे वो क्या खरा उतरता है, जो एक ऐसी क्राइटेरिया जो तारों की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो हम देखेंगे कि सूर्य हमारा किस प्रकार से तारा है, और ये हम बाद में देखेंगे कि उसमें स्वयं की प्रकाश और ऊर्जा किस प्रकार से आती है। ठीक है, उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो वो किस प्रकार से होते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आगे देखते हैं कि एक नक्षत्र मंडल क्या होता है। ठीक है, एक कॉन्स्टलेशन क्या होता है, नक्षत्र मंडल क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसे हम नक्षत्र मंडल कहें, तारा मंडल कहें या कॉन्स्टलेशन कहें। ठीक है, तो तारों के द्वारा बनाई गई एक विविध आकृति, तारों के द्वारा बनाई गई एक विविध आकृति को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। मतलब कई सारे तारे मिलके, बहुत सारे तारे मिलके अगर आपस में कोई एक शेप दे रहे हैं, ठीक है, कोई एक शेप बना दे रहे हैं तो उसे हम नक्षत्र मंडल कह देंगे। तो वो शेप किसका होगा, वो शेप हो सकता है कि किसी जानवर का हो, वह शेप हो सकता है कि किसी इंसान का हो, वह या हो सकता है कि वह किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का हो। ठीक है, वह शेप किसी की का भी हो सकता है। मतलब कि कई तारों के द्वारा बनाई गई एक विविध आकृति जो किसी भी रूप में, जो किसी भी शेप में हो सकती है, चाहे वह मनुष्य के रूप में हो, चाहे वह जानवर के रूप में हो, चाहे वह किसी वस्तु के रूप में ही क्यों ना हो। ठीक है, उसे हम तारामंडल कहेंगे। जैसे यहाँ पे जो तारामंडल मैंने दिखाया है, यहाँ पे जिस तारामंडल की मैंने इमेज यहाँ पे लगाई हुई है, यह है सप्तऋषि मंडल। ठीक है, इसी सप्तऋषि मंडल को अर्सा मेजर भी कहते हैं। ठीक है, इसी सप्तऋषि मंडल को अर्सा मेजर भी कहते हैं। मतलब अमेरिका और कनाडा में इसे बिग डिपर बोला जाता है कि बिग डिपर। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में जो शब्द प्रयोग किया गया बिग डिपर, देखिए ये बिग डिपर NCERT में जो है, यहाँ पे बिग डिपर के जगह पे बिग बियर शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन बहुत सारे जो अथेंटिक वेबसाइट है वहाँ पे डिपर का भी प्रयोग किया गया है। तो मैं वहाँ पे दोनों बता दे रहा हूँ कि अगर आप NCERT क्लास 6 देखेंगे तो बिग डिपर की जगह पे बिग बियर मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जैसे विकिपीडिया या फिर और बहुत सारे अथेंटिक सोर्स हैं, वहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे बिग डिपर भी मिलेगा। ठीक है, यानी बड़ा चम्मच। तो ठीक है, तो नक्षत्र मंडल क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए नक्षत्र मंडल क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न तारों के द्वारा, विविध तारों के द्वारा बनाई गई, तो विभिन्न तारों के द्वारा बनाई गई विविध आकृति, वह आकृति किसी के भी रूप में हो सकती है, चाहे वह आकृति किसी व्यक्ति की हो सकती है, वस्तु की हो सकती है, या किसी जानवर की हो सकती है, उसे हम नक्षत्र मंडल कहेंगे। यहाँ पे सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि तारा मंडल, जिसे अंग्रेजी में अर्सा मेजर भी कहते हैं। ठीक है, इसी अर्सा मेजर जो सप्तऋषि मंडल है, इसी को अंग्रेजी में अर्सा मेजर बोलते हैं, और अमेरिका तथा कनाडा में इसे बिग डिपर यानी बड़ा चम्मच। देखिए यहाँ पे जो शेप दिखाई दे रहा है वो एक चम्मच की तरह दिखाई दे रहा है। इंडिया में इसे लोग कुल्हाड़ी के शेप का या हंसिए के शेप का मानते हैं। तो इसे सप्तऋषि मंडल को हम अमेरिका और कनाडा में बिग डिपर भी बोलते हैं, और चीन में इसे पे ताओ के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम लोग ये देखते हैं कि रात्रि में हम अगर उत्तर दिशा का हमें निर्धारण करना हो कि कौन सी दिशा नॉर्थ में है, कौन सी दिशा उत्तर है, या फिर किसी भी दिशा का निर्धारण करना हो, तो हम रात्रि में हम कैसे करेंगे अगर हमारे पास कोई डायरेक्शन देखने का कोई यंत्र नहीं है। तो देखिए उसके लिए हमारे मदर नेचर ने बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था की है। देखिए जो हमारा सप्तऋषि मंडल है, देखिए ये जो सप्तऋषि मंडल है, जो अर्सा मेजर है, इसके 2 स्टार, ये 2 स्टार हैं जो, ठीक है, ये 2 स्टार हमेशा एक स्टार की तरफ इंडिकेट करते हैं, एक इसके तरफ एक निशान लगाते हैं। देखिए इस स्टार की तरफ एक डायरेक्शन देते हैं जो कि है पोलारिस। ठीक है, ये सप्तऋषि मंडल के यही 2 स्टार पोलारिस स्टार की तरफ इंगित करते हैं कि यहाँ पे जो स्टार है वो पोलारिस है। और पोलारिस स्टार होने का क्या मतलब है, देखिए ये पोलारिस स्टार हमेशा नॉर्थ में ही रहता है और इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है। और बहुत सारे तारों की पोजीशन हमारे अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है क्योंकि ये नॉर्थ, देखिए क्योंकि पृथ्वी हमारी जो है, ठीक है, अब ये इसका नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल के ऊपर ही है पोलारिस स्टार। पृथ्वी किसी तरह से भी घूमे, ये इसके पोल नहीं चेंज होते हैं। तो अगर ये इसके हमेशा सिधाई में ही रहता है, तो इसीलिए इसका सेप, इसकी जो डायरेक्शन है, ये कभी डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं होती है, इसीलिए ये स्टार हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। तो अगर किसी को पोलारिस स्टार पता चल गया कि पोलारिस स्टार कहाँ है, अगर पोलारिस स्टार पता चल गया तो उसे पता चल जाएगा कि ये हमारा नॉर्थ है, और उसके अपोजिट वाला उसे पता चल जाएगा कि हमारा साउथ है। तो अगर नॉर्थ और साउथ पता चल गया तो ईस्ट और वेस्ट तो पता ही चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि रात्रि में अगर हमें
उत्तर दिशा का डायरेक्शन का पता लगाना है तो हमें दो चीज़ चाहिए। या तो हम पोलारिस स्टार को पहचान लें, तो अगर हम पोलारिस स्टार को पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन सा स्टार हमारा पोलारिस है, कौन सा स्टार हमारा ध्रुव तारा है, ठीक है, कौन सा स्टार हमारा उत्तर तारा है, तो उसके अलावा हम अगर अर्सा मेजर को पहचान लें या सप्तर्षि मंडल को पहचान लें, तब भी हम इसके इन दो स्टार के द्वारा पता लगा सकते हैं कि पोलारिस कौन है। ठीक है, तो रात्रि में उत्तर दिशा का निर्धारण करने में ये पोलारिस स्टार बहुत ही अच्छा योगदान देता है। यह जो स्टार है, इस स्टार की महत्ता रात्रि में काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए, अब हम देखते हैं कि सौर मंडल क्या है। हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम, सौर मंडल क्या है। देखिए, सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। यहाँ पे हम खगोलीय पिंड देख चुके हैं कि खगोलीय पिंड क्या है। तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड, इन सब से मिलके हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। ये सब मिलके हमारे सौरमंडल को बनाते हैं। आइए देखते हैं कि जो सौर शब्द है, ये सौर शब्द और सोल, इसको हम इंग्लिश में सोलर बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं सौर। तो सोलर शब्द कहाँ से आया और सौर शब्द कहाँ से आए? देखिए, रोमन कहानी, जितने भी पुरानी कहानियाँ हैं, रोमन पौराणिक कथाएँ हैं, उसमें जो सोल शब्द है, ठीक है, उसमें जो सोल शब्द है, ये सूर्य को कहा जाता था। सोल का मतलब होता था सूर्य। तो अगर हम सोल का मतलब सूर्य कह रहे हैं तो सोलर सिस्टम तो यहीं से आया, सोल से आया सोलर। और सौर कहाँ से आया देखते हैं। देखिए, सौर का मतलब होता है सूर्य से संबंधित। अगर कोई चीज़ सूर्य से संबंधित है, कोई चीज़ सूर्य से संबंधित है तो हम उसे कहेंगे सौर। मतलब अगर कोई चीज़ सौर है, इसका मतलब है सूर्य से संबंधित। इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सोलर से सौर मंडल क्या है और सोल शब्द कहाँ से आया, इसकी ओरिजिन कहाँ से है और सौर का क्या अर्थ है। ये तीनों हम क्लास 6 की एनसीईआरटी से हम देख रहे हैं कि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी हमें सिखा रही है कि सोल क्या है, सोलर सिस्टम क्या है। और ये पूरी तरह से एक छोटी छोटी चीज़ों को क्लास 6 की बेसिक एनसीईआरटी में सिखा रही है, जो आगे चल के हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो सोलर सिस्टम में हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारा सन है। सन के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह हैं, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है। फिर मंगल के बाद हमारे पास एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आ जाता है। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं। फिर हमारा बृहस्पति है, फिर हमारा सैटर्न है। तो ये सब सारे ग्रह मिलके और उपग्रह मिलके, और इन सारे ग्रह उपग्रह के अलावा बहुत सारे खगोलीय पिंड मिलके एक सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा इमेज दिखाया गया है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम किस प्रकार से है। देखिए, यहाँ पे मरकरी है और यहाँ पे हमारा सन है, फिर मरकरी है, फिर अर्थ है, फिर वीनस है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो। देखिए, यहाँ पे प्लूटो को भी एक ग्रह के रूप में दिखाया गया है, एक प्लैनेट के रूप में दिखाया गया है, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया है 2006 के बाद। इसे प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। वो हम देखेंगे आगे कि आखिर प्लूटो को ग्रह से की श्रेणी से बाहर क्यों किया गया, क्या ऐसे कंडीशन आ गए थे कि इसे हटाना पड़ा। ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे। यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा है इमेज है, जिसमें काफ़ी अच्छा इनपुट हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए, प्लूटो को नहीं रखा गया है। यहाँ पे बीच में, सबसे बीच में हमारा सूर्य है, ये सूर्य की फैमिली है, तो इसीलिए इसको सोलर सिस्टम बोला जाता है, या हिंदी में हम इसे सौरमंडल कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ग्रह है मरकरी, फिर उसके बाद आएगा हमारा वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स और जुपिटर। देखो, ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो बेल्ट दिख रही है हमको, ठीक है, ये जो बेल्ट है यही एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यही क्षुद्र ग्रह की पेटी है, यही एस्ट्रॉयड बेल्ट है। और उसके बाद है हमारा सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर इसके बाद एक और पेटी थी, उसमें हमारा था प्लूटो। तो प्लूटो को 2006 के बाद हटा दिया गया। तो आइए सूर्य से संबंधित देखते हैं कुछ बेसिक फैक्ट। सूर्य एक तारा है, तो तारा क्यों है? देखिए सूर्य जो है ये सौरमंडल सोलर सिस्टम के सेंटर में है। तो अगर हम कोई भी सोलर सिस्टम को हमने किसी भी तरह से देखें तो उसके बीच में हमेशा हमारा सन ही आएगा। ठीक है, सौरमंडल के केंद्र में हमारा सूर्य स्थित है। यह एक विशाल गैसों से निर्मित तारा है। तो विशाल गैसों से निर्मित तारा है, तो तारा है, तो तारे के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? हम लोगों ने शायद दूसरे या तीसरे डिफिनेशन में ही इसे देखा था कि तारा किसे कहते हैं। देखिए, तारा अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी है, तारे हो, उसको एक तारा बनने के लिए क्या क्या कंडीशन आते हैं। उसमें जो पहला कंडीशन है कि वह बहुत ही, उसका आकार बहुत ही बड़ा होना चाहिए। और जो दूसरा कंडीशन है वह यह है कि उसमें स्वयं की ऊर्जा व स्वयं की उष्मा व प्रकाश होनी चाहिए। तीसरा उसमें था कि वो उसके अंदर एक काफ़ी अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, तो और वह काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट आते हैं कि एक तारे होने के लिए कौन से सेलेस्टियल बॉडी, एक तारा कब बनेगा, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो सूर्य जो है हमारा एक तारा है।
क्यों? क्योंकि इसकी आकृति जो है बहुत बड़ी है। इसकी आकृति इतनी बड़ी है, ये मान लीजिए कि आप जो पूरा हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम को अगर 100% मान लें तो इस 100% का 99.8% अकेले मास सूर्य में स्थित है। मतलब 99.8% द्रव्यमान पूरे सोलर सिस्टम का, जिसमें हमारा सूर्य है, बाकी 8 ग्रह हैं, फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट भी है, तो वो सारे, उसको अगर 100% माने तो उस सारे द्रव्यमान का 99.8% भाग अकेले सूर्य में निहित है। तो सूर्य हमारा इतना बड़ा है। अब इसका क्या है कि सूर्य हमारे ग्रह को ऊर्जा व प्रकाश देता है, तो मतलब उसके अंदर उष्मा व प्रकाश है। तो वो प्रकाश कहाँ से आती है? यह गैसों से बना है। तो वो कौन सी गैसें हैं? देखिए, हाइड्रोजन, मतलब सूर्य का मैक्सिमम पार्ट हाइड्रोजन गैस से बना है, और हाइड्रोजन से कन्वर्ट होता है हीलियम। मतलब सूर्य के कोर में हाइड्रोजन बर्न होता है और हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया वहाँ पे चलती है, कंटिन्यूस चल रही है, जहाँ पे बिलियन से बिलियन टन हाइड्रोजन कई एक सेकंड में बन के हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं और बहुत भारी मात्रा में ऊष्मा में प्रकाश निकलता है। तो वही ऊष्मा में प्रकाश हमें प्राप्त होता है। तो ये तीसरे पॉइंट है क्या कि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह हमारे सौरमंडल को संतुलित रखती है, बाइंड रखती है। मतलब हमारा सोलर सिस्टम अगर हम देखें तो एक प्लेन में है, सारे ग्रह एक प्लेन में है। तो ये एक प्लेन में आखिर कैसे हैं? तो इसका क्या रीज़न है कि हमारे सारे ग्रह एक प्लेन में ही हैं? तो इसके पीछे कारण यह है कि सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है, वह इन सारे प्लैनेट को आपस में बांधे रखती है। मतलब ये सारे प्लैनेट को आकर्षित की रहती है और इसे अपने पाथ से हटने नहीं देती है। चौथा पॉइंट क्या है कि यह हमारे सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र प्रकाश व ऊर्जा का स्रोत है। जी बिल्कुल, ये एक सही बात है कि सूर्य हमारे सेंटर में है और यहीं से पूरे हमारे जितने भी ग्रह हैं, इन सारे ग्रहों को हीट, उष्मा कह लीजिए, हीट कह लीजिए, या प्रकाश, ये तीनों केवल इसी सूर्य से ही मिलती है। आइए देखते हैं डिस्टेंस। देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। मतलब अगर हमारा अर्थ देखें कि अगर हमारा अर्थ यहाँ पे है और हमारा सन यहाँ पे है, तो इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये है 15 किलोमीटर। मतलब ये अप्रॉक्स है, लगभग है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। वो हम देखेंगे आगे कि सूर्य की और पृथ्वी के बीच की दूरी कम क्यों, ये लगभग 149 मिलियन रहता है, लेकिन हम देखेंगे कि आगे कब ये 149 होता है, कब ये अधिक होता है, तो वो हम आगे देखेंगे किस तरह से इसकी दूरी घटती बढ़ती रहती है। लेकिन अगर हम लगभग माने, अप्रॉक्स माने, तो 15 करोड़ किलोमीटर हम कह सकते हैं। ठीक है। और ये देखिए, यहाँ से जो लाइट, यहाँ से जो प्रकाश आता है वह पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुँच जाता है। मतलब सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश का समय लगता है वह 8 मिनट या 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं 8 मिनट 19 सेकंड मिलता है। लेकिन एनसीईआरटी क्लास 6 में जो दिया है वह लगभग 8 मिनट दिया हुआ था, तो मुझे यहाँ पे 8 मिनट ही लिखना था। देखिए, इसकी गति, जो प्रकाश की गति है, लाइट प्रकाश की वेग है जो, वो कितनी है? अगर कोई आपसे पूछे कि प्रकाश का वेग कितना है, तो यह है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये है प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये तीनों क्वेश्चन, जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है, ये, और प्रकाश का वेग, ये तीनों क्वेश्चन किसी न किसी रूप में हमारे एग्जाम में अक्सर आता रहता है। तो ये सारे जितने यहाँ पे की पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने यहाँ अभी तक, जितना कुछ भी मैंने इस लेक्चर में लिया, वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी संबंधित हैं। यहाँ पे देखिए, सन का एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे सन के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की गई है। वो हम जब आगे एक सन पे एक लेक्चर लेंगे, वो लेक्चर 10 से 15 मिनट का रहेगा, केवल सन पे रहेगा। उसमें बहुत डिटेल में जाएंगे कि सन क्या है, कैसे बना सन, उस पर हम सन की फॉर्मेशन से लेके आज तक की पूरी हिस्ट्री देखेंगे। और उसमें सारे कंडीशन, यहाँ पे जो कन्वेक्शन जोन है, टेक्टोक्लाइन है, रेडिएटिव जोन है, कोर है, कोरोना है, फ्लेयर है, वो सारी चीज़ों को हम उसमें देखेंगे। तो आज यहाँ पे बस एक देख लीजिए कि सन के कितने पार्ट होते हैं। देखिए, सन का जो सबसे इंटरनल पार्ट है वो है कोर, उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन। इसी कोर में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। इसके बाद जो यहाँ से एनर्जी निकलती है, ठीक है, वो संवहनीय धाराओं के रूप में रेडिएटिव जोन से होते हुए आती है कन्वेक्टिव जोन में। अब कन्वेक्टिव जोन और रेडिएटिव जोन के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये ट्रांजिशन जो बाउंड्री है, इसको बोलते हैं टेक्टोक्लाइन। ये टेक्टोक्लाइन बोला जाता है। और सूर्य की सतह पे देखिए, सूर्य की सतह पे कुछ काले धब्बे रहते हैं, जिसका टेम्परेचर जो होता है अन्य जगहों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है, उसे हम कहते हैं सनस्पॉट। मतलब सनस्पॉट का टेम्परेचर जो पहले कम नहीं होता है, जब सनस्पॉट का फॉर्मेशन हो जाता है उसके कुछ देर बाद यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो उसे हम सनस्पॉट बोलते हैं। फिर आएंगे प्रोमिनेंस क्या है, सोलर फ्लेयर क्या है, फोटोस्फीयर क्या है,
सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोरोना है, देखिए सूर्य के वायुमंडल को कोरोना बोलते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिटेल हैं, उसको हम जब एक सन का लेक्चर लेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल में जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा इनपुट है कि ये जो 99.8% द्रव्यमान है, ये 99.8% द्रव्यमान किसका है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। ये 99.8% द्रव्यमान हमारे पूरे सोलर सिस्टम का अकेले सूर्य में निहित है, ठीक है। और बाकी का 0.2% मास, इसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम है एक्सेप्ट सन, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या, हमारी पृथ्वी से लेके यहाँ पे 0.2% जो मास है, ठीक है, इस 0.2% मास में हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। मतलब इसमें सूर्य को छोड़ के एक्सेप्ट सन, यहाँ पे जितने भी ग्रह हैं हमारे 8 ग्रह प्लस हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट प्लस जितने भी क्षुद्र ग्रह है या फिर और बहुत सारे कॉमेट वगैरह हैं, वो सारे लेके वो केवल 0.2% मास में यहाँ पे हैं। मतलब ये सोच लीजिए कि हमारा सन कितना बड़ा है और हमारे पूरे सोलर सिस्टम का, ठीक है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सन का कंट्रीब्यूशन कितना अधिक है। तो यही इसीलिए कहा जाता है कि अगर सूर्य नहीं होता तो शायद हमारा सोलर सिस्टम भी नहीं होता और हमारी पृथ्वी पे जीवन भी संभव नहीं हो पाता। आइए देखते हैं ग्रह। देखिए ग्रह, किस सेलेस्टियल बॉडी को, किस खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहेंगे, ठीक है। क्या ऐसी कंडीशन है कि किसी सेलेस्टियल बॉडी को हम कह देंगे कि यह एक प्लेनेट है। देखिए ऐसा खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा नहीं होता। यहाँ पे एक की पॉइंट है, यहाँ पे एक की टर्म है कि स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा। अगर किसी सेलेस्टियल बॉडी में उसकी खुद की प्रकाश व ऊर्जा हो तो वह तो तारा बन जाता है। तो अगर उसके अंदर स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा नहीं है तो वो क्या होगा। देखिए ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा नहीं है, वो ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। और क्या है, ये ग्रह क्या होते हैं, ये सारे ग्रह जितने भी ग्रह हैं उसके लिए कंडीशन क्या है कि उनमें स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा नहीं होना चाहिए, प्लस वह जो है किसी तारे के चारों तरफ भ्रमण करना चाहिए उसको, ठीक है। वह किसी तारे के चारों ओर एक परिक्रमण पथ पे एक पाथ पे चारों तरफ चक्कर लगाए या घूमे, ठीक है। प्लेनेट शब्द जो है, देखिए प्लेनेट शब्द के ओरिजिन अगर देखते हैं, प्लेनेट तो इंग्लिश का एक वर्ड है, ठीक है, प्लेनेट इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन ये इसका रूट वर्ड क्या है, देखिए ये जो है प्लेनेटाई, ये ग्रीक भाषा से प्लेनेटाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। मतलब प्लैनेट का अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला, लेकिन किसके चारों ओर, एक स्टार के चारों ओर, एक तारे के चारों ओर। तो अगर हम देखें ग्रह क्या है, ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें स्वयं का प्रकाश तथा ऊर्जा नहीं होती है तथा वह किसी तारे के चारों ओर एक भ्रमण करता है या परिक्रमण करता है। यहाँ पे सारे ग्रह की लिस्टिंग की हुई है कि हमारे पास कितने ग्रह हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में यहाँ पे है। जैसे सूर्य से यहाँ पे दूरी के हिसाब से, दूरी के क्रम में लिखा हुआ है कि बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। यहाँ मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पे एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसको हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर यहाँ पे यम, एक 9वां ग्रह था हमारा यम, जिसको 2006 के बाद निकाल दिया गया। हम देखेंगे कि क्यों। देखिए ये हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। इंग्लिश में यहाँ पे है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये सारे ग्रह हमारे सौरमंडल के यही सारे ग्रह हैं। आइए देखते हैं कि प्लूटो को आखिर बाहर क्यों किया गया। क्या ऐसा कारण था कि प्लूटो तो पहले एक ग्रह था, ठीक है, लेकिन उसको बाहर क्यों कर दिया गया। तो कुछ ऐसे कंडीशन होंगे जो प्लूटो फुलफिल नहीं करता होगा ग्रह के लिए, तो वो सारे हम देखेंगे कि ग्रह के लिए और क्या कंडीशन है। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि ग्रह क्या है। मतलब ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें स्वयं का प्रकाश व स्वयं की ऊर्जा ना हो, प्लस वह जो है किसी तारे के चारों तरफ भ्रमण करता हो। तो क्या प्लूटो ये सब नहीं करता था। आइए देखते हैं। देखिए प्लूटो को 24 अगस्त 2006, ठीक है, प्लूटो को 24 अगस्त 2006, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको 24 अगस्त नहीं याद है, लेकिन फिर भी ईयर तो आपको कम से कम याद रखना ही पड़ेगा। प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। क्यों किया गया था ये भी देखेंगे, ठीक है। इसको बाहर कर दिया था, इसके लिए प्राग, ठीक है, प्राग, ये चेक रिपब्लिक एक कंट्री है चेक। पहले चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री थी, फिर उसको कट करके बाद में डिवाइड करके 2 कंट्री बनाया गया था। एक था चेक प्लस दूसरा हो गया स्लोवाकिया। तो उस चेक, आज उसको चेक रिपब्लिक बोलते हैं, तो उस चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग। वहाँ पे करीब 2500 खगोलविद इकट्ठा हुए थे, ठीक है। और उनका इस विषय पे मतदान हुआ कि क्या हम जो प्लूटो को इस ग्रह के अंदर ग्रह की श्रेणी में रखें या ना रखें, ठीक है। तो उस मीटिंग में जो बहुमत आया उसने यह तय किया कि प्लूटो को जो है एक ग्रह की श्रेणी से बाहर करना है हमें। तो क्यों, उन्होंने 3 मानक सेट किए, ठीक है, उन्होंने 3 क्राइटेरिया सेट किया कि ये 3 क्राइटेरिया अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी या अगर कोई खगोलीय पिंड पूरा करता है वह ग्रह तभी रहेगा।
पहला क्या है कि वह सूर्य की परिक्रमा करता हो, ये हमने पहले भी देखा था कि वह जो है कोई ग्रह अगर है तो वह किसी स्टार की परिक्रमा करना चाहिए, ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा क्या है कि यह इतना बड़ा जरूर हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, अपने गुरुत्व बल के कारण इसका आकार लगभग गोलाकार हो गया हो, तो यह भी फुलफिल करता था प्लूटो। मतलब प्लूटो तो सूर्य की परिक्रमा भी करता था और वह इतना बड़ा जरूर था कि उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी आकृति लगभग गोलाकार हो गई थी। तो तीसरा कंडीशन क्या था? जो तीसरा कंडीशन था इसमें ये था कि ये बाकी पिंडों से अलग हो, ठीक है, मतलब इसकी जो कक्षा हो, ठीक है, इसकी जो कक्षा हो वह किसी और प्लैनेट की कक्षा को कट ना करे, ठीक है। इसमें इतना जोर दिया गया कि ये बाकी पिंडों से अलग अपने स्वतंत्र कक्षा में बना रहे। मतलब अब क्या था, क्या प्लूटो की एक स्वतंत्र कक्षा नहीं थी? तो यहाँ देखते हैं कि प्लूटो की एक स्वतंत्र कक्षा क्यों नहीं थी। देखिए प्लूटो जो था वह सूर्य के चारों ओर घूमता भी था, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमता भी था, उसके अंदर इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी कि वह अपने द्वारा जो है अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी आकृति लगभग गोलाकार हो गई थी। लेकिन उसका जो पाथ था जिस पे वो घूमता था, जिस पाथ पे वो सूर्य के चारों ओर घूमता था, उसका जो पाथ किसी प्लैनेट को कट करता था। वो प्लैनेट क्या था? नेपच्यून। मतलब प्लूटो का पाथ नेपच्यून के पाथ को कट करता था। आइए देखते हैं इसमें। देखिए ये जो हमारा सन है, फिर यहाँ पे जुपिटर, यूरेनस, और ये जो लास्ट पाथ है, ये पाथ है हमारा नेपच्यून का, और ये जो पाथ है, ये जो कक्षा है, यह कक्षा है प्लूटो की। तो यहाँ पे जब प्लूटो यहाँ से तो सूर्य की परिक्रमा करते हुए यहाँ पे आगे आता था, और जैसे ही वो एंट्री करता था तो यहाँ एक जगह, फिर यहाँ दो जगह वह नेपच्यून की कक्षा को कट करता था। फिर जब इसी तरह से आगे से घूम के वो आता था, फिर वो नेपच्यून की कक्षा को कट करता था। तो ये कंडीशन किसी ग्रह के लिए जो IAU ने सेट किया वो नहीं था। तो इसीलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 24 अगस्त 2006 को बाहर कर दिया गया। तो बाहर करके उसे कहाँ रखा गया? उसे ड्वार्फ प्लैनेट, एक बौना ग्रह बना दिया गया, ठीक है। तो बौना ग्रह क्या होता है? आइए देख लेते हैं कि हम लोगों ने देखा कि तारा क्या है, फिर देखा कि ग्रह क्या है। आइए अब देखते हैं कि जो प्लूटो को बाहर करके बौना ग्रह बना दिया गया, तो बौना ग्रह क्या है? देखिए एक ऐसा खगोलीय या आकाशीय पिंड जो किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा नहीं करता। मतलब क्या वह ना तो तारे की परिक्रमा करता हो, ना तो ग्रह की परिक्रमा करता हो, पर ग्रह के समान बहुत सारे गुण प्रदर्शित नहीं करता हो, यह भी कंडीशन थी। मतलब एक ऐसा खगोलीय पिंड जो किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा तो नहीं करता तथा ग्रह के समान बहुत सारे गुण प्रदर्शित नहीं करता, वह है बौना ग्रह। मतलब अगर कोई खगोलीय पिंड किसी ग्रह की परिक्रमा कर दे तो वह तो सैटेलाइट हो जाएगा, तो अगर वह ग्रह की कंडीशन को फुलफिल कर दे तो वह तो ग्रह बन ही जाएगा। तो क्या है, यह कैसा पिंड है? तो यह जो पिंड है, यह जो बौना ग्रह है, यह न तो ग्रह की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो ग्रह की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। तो आइए देखते हैं कि क्या हमारा प्लूटो ही एक अकेला बौना ग्रह है। इसके अलावा देखिए सीरस, ये 1801 में इसको 1801 में इसको डिस्कवर किया गया था। इसके अलावा एरिस, फिर है आपका 2003 में इसको डिस्कवर किया गया, यह है UB313, ये UB313 2003 में डिस्कवर किया गया। तो ये सारे जितने प्लेनेट हैं, ठीक है, एक हमारा और प्लेनेट है मेकमेक, ये जो मेकमेक प्लेनेट है हमारा, यह भी हमारा, सॉरी प्लैनेट मैंने बोल दिया, यह भी हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है, यह भी हमारा बौना ग्रह है, ठीक है। आइए देखते हैं कि पृथ्वी ग्रह के बाद हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी, चूँकि पृथ्वी भी हमारी ग्रह है तो हमारे लिए पृथ्वी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम पृथ्वी पे ही रहते हैं, इसलिए सबसे पहले पृथ्वी का अध्ययन हमारे लिए जरूरी हो जाता है। देखिए पृथ्वी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सूर्य से इसका क्रम तीसरा है, मतलब हमारा सन यहाँ पे है, तो फिर सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मतलब ये हमारा तीसरे क्रम का ग्रह है। हमारी अर्थ जो है ये तीसरे क्रम की ग्रह है, ठीक है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब इसका जो आकार है यह सबसे बड़ा नहीं होकर यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और ध्रुव पर यह थोड़ी चपटी है, मतलब इसकी जो आकृति है वह गोल नहीं है, ये अपने पोल पे, नॉर्थ और साउथ पोल पे थोड़ी चपटी है। इसकी आकृति को जियाड बोलते हैं, ठीक है। जियाड का मतलब होता है भू आब, ठीक है। NCERT में जो जियाड का डिफिनेशन दिया हुआ है, इसने लिखा हुआ है कि इसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार का, ठीक है। अब जब आप NCERT के अलावा बहुत सारे बुक को रिफ़र करेंगे, बहुत सारे जियोलॉजिस्ट या फिर बहुत सारे अब जोग्राफर की बुक को रिफ़र करेंगे, तो उसमें जियाड की एक बहुत ही बेसिक डिफिनेशन दी हुई है, प्रॉपर डिफिनेशन दी हुई है कि जियाड किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही साधारण सी डिफिनेशन दी हुई है कि जियाड क्या है। जियाड का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार का। और यहाँ पे क्या है कि जीवन के लिए अनुकूलतम परिस्थितियाँ विद्यमान है। हमारी पृथ्वी पे जीवन क्यों संभव है? क्योंकि यह न तो ज़्यादा गर्म है, न तो ज़्यादा ठंडी। वायुमंडल की हमारे
पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन है प्लस वायुमंडल की उपलब्धता है, तो ये सारे कंडीशन मिलके हमारे पृथ्वी पर जीवन जीने योग्य बनाते हैं। ठीक है, और क्या है कि इसीलिए इसे अनोखा ग्रह कहा जाता है। अगर हम आज तक देखें कि हमारा जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं आज तक ये डिस्कवर नहीं कर पाए हैं कि किसी ग्रह पे जीवन प्रॉपर वे में संभव है। ठीक है, पृथ्वी के अलावा शायद ही कोई ऐसा ग्रह हो जहाँ पे जीवन संभव हो। तो मैंने शायद इसलिए बोला कि हो सकता है कि भविष्य में कोई ऐसा ग्रह मिल जाए हमारे हो सकता है कि वो हमारे सोलर सिस्टम में ना हो, लेकिन वर्तमान में अभी शायद ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहाँ पे पृथ्वी जैसे कंडीशन हो। ठीक है, इसीलिए इसे एक अनोखा प्लेनेट भी कहते हैं, पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह कहते हैं। और जब हम इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये हमें ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है? नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर का लगभग 2/3 भाग जल है, तो इस जल के कारण ये नीला दिखाई देता है। तो जल के कारण नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। और इसे कुछ लोग ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। और ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इतनी अधिक वनस्पतियाँ हैं, इतनी ज़्यादा हरियाली है, इस हरियाली के कारण इसे ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। वो अलग बात है कि आज मानव अपने संसाधन के प्रयोग में इनका अलग अलग तरह से प्रयोग करके इस हरियाली को ख़त्म कर रहा है। आइए देखते हैं उपग्रह क्या है। ठीक है, उपग्रह मतलब क्या होता है? सैटेलाइट, इसको इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं, और सैटेलाइट का मतलब होता है सहचर, साथी या सहचर, तो सैटेलाइट का मतलब होता है। तो आइए देखते हैं कि खगोलीय डिफिनेशन में या फिर ज्योग्राफी में उपग्रह क्या होता है। देखिए, उपग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है, यह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। मतलब कि जिस प्रकार से हमारे प्लैनेट हैं वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा सन है, इसके चारों ओर चक्कर हमारे सारे प्लैनेट लगाते हैं। तो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर जो लगाएगा वो हो जाएगा सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट जो है किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ये जो ग्रह है ये ग्रह किसी स्टार के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो सैटेलाइट और ग्रह मिल के ये पूरी तरह से एक बार में मतलब किसी एक स्टार का चक्कर लगाएं। तो उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह के चारों ओर ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार से ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब उपग्रह के बारे में हम देखते हैं तो बहुत सारे उपग्रह हैं। जैसे सबसे अधिक उपग्रह हमारे जो है बृहस्पति के पास और शनि के पास हैं। तो हम देखते हैं कि हम उन सब का अध्ययन न करते हुए हम केवल चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। चंद्रमा का हम अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। तो इसलिए चंद्रमा का अध्ययन हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। देखिए, चंद्रमा भी एक उपग्रह है और यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, और इसकी जो पृथ्वी से दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है, 3,84,400 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये पृथ्वी से हमारी मून की दूरी है। मतलब पृथ्वी से मून की अगर दूरी देखें तो लगभग 3,84,000, इसको अगर 4 लाख मान ले तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। जबकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। जबकि अगर हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी देखें तो वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी से सन ये काफ़ी दूर है, जबकि हमारी पृथ्वी से मून ये बहुत पास में है, और बहुत पास में होने के कारण ही ये हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है कि चंद्रमा पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। ये 25 अगस्त 2012 को इनका डेथ हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि 25 अगस्त 2012 को इनकी डेथ हो गई और चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। तो क्या ये अकेले गए थे? क्या चंद्रमा पे ये अकेले गए थे? इनके साथ कोई नहीं था। देखिए, इनके साथ जो अपोलो 11 गया था उसमें 3 लोग थे। उस 3 लोगों में एक थे नील आर्मस्ट्रांग, दूसरे थे बज एल्ड्रिन और तीसरे थे माइकल कोलिंग्स। तो इन तीनों में माइकल कोलिंग्स जो थे ये तो केवल शिप में ही रह गए, ये चंद्रमा पे कदम नहीं रख पाए। इनके अलावा नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ये दोनों चंद्रमा पे उतरे थे, लेकिन सबसे पहले उतरने वाले थे नील आर्मस्ट्रांग। मतलब 21 जुलाई 1969 को ये अभियान सफल हुआ और 21 जुलाई 1969 को ये नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पे पहली बार कदम रखते हैं। आइए देखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है। देखिए, जिस प्रकार पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है, मतलब उसको 365 ही मान लें। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर अगर 365 दिन में लगाती है तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है? वो 27 दिन में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगाता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन जाता है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते रहते हैं कि अगर हम पृथ्वी से अगर चंद्रमा को देखें तो हमेशा इसका एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है? चंद्रमा का और दूसरा भाग क्यों नहीं दिखाई देता है? हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है? देखिए, अगर इसका हम आंसर देखें तो इसके पीछे जो कारण बनता है वो ये है कि अगर हम पृथ्वी से
चंद्रमा को देखें तो हमें एक ही भाग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है। ठीक है, ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन में एक चक्कर लगा लेता है, लेकिन इतने ही दिन में 27 दिन में ही वह अपने एक्सिस पे पूरी तरह से रोटेट हो जाता है। मतलब इसकी जो घूर्णन अवधि है वह 27 दिन है और इसकी जो परिक्रमण अवधि है वह भी 27 दिन है। तो दोनों सेम होने के कारण ही, ठीक है, अब लगभग में हो सकता है कि 27 दिन या 27 दिन कुछ 26 दिन कुछ मिनट हो या कुछ घंटे हों, लेकिन लगभग 27 दिन ही इसकी परिक्रमण और परिभ्रमण अवधि है। परिक्रमण और घूर्णन अवधि दोनों इसकी 27 दिन ही है। तो इस 27 दिन में जब वो चंद्रमा अपनी धुरी पे घूमता है उसी समय वो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर भी घूम लेता है। इसी कारण हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये रहेगा कि क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जितने दिन में घूमता है उतने ही दिन में वह अपने एक्सिस पे भी घूम जाता है, इसीलिए हमें केवल चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। आइए देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ये भी एक पॉइंट है कि देखिए तारों, ग्रह, उपग्रह के अलावा असंख्य छोटे बड़े खगोलीय पिंड जो है सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो इन्हीं खगोलीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो न तो तारे हैं, न तो ग्रह हैं, न तो उपग्रह हैं। इन तीनों क्राइटेरिया में वो नहीं आते हैं। ठीक है, इसके अलावा असंख्य छोटे बड़े पिंड सूर्य के चारों ओर घूमने लगते हैं, घूमते रहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये क्या है कि ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, देखिए मार्स और जुपिटर, ये दोनों ग्रह के बीच में हमारे जितने भी खगोलीय पिंड छोटे छोटे हैं ये खगोलीय पिंड ही क्षुद्र ग्रह हैं। तो ये क्या है, क्षुद्र ग्रह कैसे बने, देखिए इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी थ्योरी है कि ये क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे बहुत ही बड़ी थ्योरी है। तो हम बस इतना जान लेते हैं कि जब हमारी पृथ्वी, हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तो ऐसे पिंड जो या तो इन ग्रहों से टूट के अलग हो गए हों या ऐसे बहुत सारे पिंड जो ये ग्रह ही ना बन पाए हों, मतलब ये बहुत सारे पिंड हैं जब ये ग्रह बन रहे थे तो इनका जो बड़े बड़े पिंडों का ग्रेविटेशन फोर्स था वो इनको बाइंड ना कर पाया हो, जो बच गए हों वो जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट के रूप में वो इन सारे एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में व्याप्त हैं। तो खगोलीय पिंड जो ग्रह नहीं बन पाए या ग्रह बनने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए, जो बच गए शेष, वही क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। आज जो है वही हैं। देखिए यहाँ पे बेल्ट दिखाया गया है, जो मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट यहाँ पे दिखाया गया है, ये यही है। इसी पेटी में बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं जो अक्सर हमारी पृथ्वी पे या फिर मंगल पे आके गिरते रहते हैं। इसके अलावा भी एक हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है, वो जो है प्लूटो के पास है। इसके अलावा भी, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे ग्रहों के बीच में देखिए, जैसे यहाँ जुपिटर का जो पाथ है, इस जुपिटर के पाथ में भी एक यहाँ पे है, इसको ट्रोजन एस्ट्रॉयड बोलते हैं। इन जुपिटर के पास जो एस्ट्रॉयड है, जुपिटर के पाथ में जो एस्ट्रॉयड है, इसको ट्रोजन एस्ट्रॉयड बोलते हैं। और जो मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट है हमारा, वो मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में जो एस्ट्रॉयड है वो है हमारा मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट। और यहीं से कभी कभी ऐसा होता है कि ये एस्ट्रॉयड जो है अपने पाथ को चेंज करके कभी मार्स पे तो कभी अर्थ पे गिरते रहते हैं। आइए देखते हैं कि उल्का क्या है। ठीक है, उल्का मीटियर क्या होता है या मीटियोराइड क्या होता है, मीटियोराइड क्या होता है। देखिए 3 शब्द हैं, एक है मीटियोराइड, एक है मीटियर और एक है मीटियोराइड। तो हम ये देखें कि ये तीनों क्या क्या हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर, यहाँ पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, ये उल्का पिंड कहलाते हैं। देखिए अब क्या है कि सूर्य है हमारा, ठीक है, हमारा जो सन है, तो सूर्य के चारों ओर, ये मान लीजिए हमारा सन है, एक सेकंड, ये मान लीजिए हमारा सन है, इसके चारों ओर अगर कोई पिंड है चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो वो है एस्ट्रॉयड। मतलब एस्ट्रॉयड वो है, उल्का है वो, कि वो ना तो ग्रह है, ना तो स्टार है, ना तो उपग्रह है, लेकिन वो जो है एक उल्का पिंड है, अपने पाथ में है, तो वो उल्का पिंड है। अगर ये अपने पाथ से हट गया और पृथ्वी की तरफ आने लगा या किसी और ग्रह की तरफ जाने लगा और अपने पाथ से हट के, तो वो हो जाएगा मीटियर। ठीक है, वो हो जाएगा मीटियर। और अगर यही मीटियर जो यहाँ से पाथ से हट के चला गया था, यही मीटियर अगर हमारे पृथ्वी पे गिर जाता है, लेकिन जैसे ये मीटियर हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो वायुमंडलीय गैसों के घर्षण के द्वारा इसमें आग लग जाती है और आग लगने के कारण ये बहुत सारे के राख में बदल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये मीटियर कुछ जले ही, मतलब पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं और पृथ्वी पे आके गिर जाते हैं। तो जो मीटियर पृथ्वी पे आके गिरता है उसे मीटियोराइड कहते हैं। तो यहाँ पे 3 शब्द जो है, मीटियोराइड, मीटियर और मीटियोराइट, वो तीनों शब्द क्या क्या हैं। देखिए कि सूर्य के चारों ओर, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों के छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। तो अगर ये उल्का पिंड अपनी कक्षा में हैं
तो इन्हें हम मीटियोराइड कहेंगे। लेकिन अगर ये अपनी कक्षा से हट के पृथ्वी की ओर या किसी अन्य ग्रह की ओर जाने लगते हैं तो इसे हम मीटियर कहेंगे। और यही मीटियर अगर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, तो उनके टुकड़ों को हम मीटियोराइड कहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे मीटियर जो है, यहाँ पे जो मीटियोर है ये स्पेस में है तो मीटियोराइड है। तो अगर ये स्पेस से हट के हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ गया तो वो मीटियर हो गया। और अगर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से भी वो क्रॉस करके पृथ्वी पे गिर गया, यहाँ पे देखिए गिरा है तो यहाँ पे क्रेटर का निर्माण हो गया है, तो अगर ये गिर गया तो इसी टुकड़े को हम कहेंगे मीटियोराइड। ठीक है, एक यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इमेज दिखा गया, ये स्पेस में है तो ये मीटियोराइड है, हमारे वायुमंडल में आ गया तो मीटियर हो गया, और पृथ्वी पे गिर गया तो मीटियोराइड हो गया। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से जब कोई उल्का हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसमें कैसे किस तरह से वायुमंडलीय घर्षण के द्वारा आग लग जाती है। आइए हम देखते हैं कि आकाशगंगा क्या है। ठीक है, आकाशगंगा के बारे में हम बात करते हैं कि हम किसे आकाशगंगा कहेंगे। देखिए जैसे सूर्य हमारा तारा है, जैसे हम पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो क्या सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है? तो आइए देखते हैं, जिस प्रकार से सूर्य हमारा एक तारा है, जब रात को हम सोते हैं और खुले आसमान में मौसम साफ रहे तो हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं। हम उन तारों को गिन नहीं सकते कि उनकी संख्या कितनी है, लाखों करोड़ों पता नहीं वो कितने तारे हैं। तो वो तारे इतने छोटे छोटे हमें क्यों दिखाई देते हैं? वो इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं कि वो हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। जितना नज़दीक सूर्य है उतना नज़दीक पृथ्वी पर कोई दूसरा तारा नहीं है, मतलब पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा सूर्य ही है। तो वो बहुत सारे छोटे छोटे अरबों खरबों तारों से मिलके एक आकाशगंगा का निर्माण होता है, मतलब लाखों करोड़ों तारों से मिलके हमारी एक आकाशगंगा बनती है। ठीक है, और हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में है उसे हम मिल्की वे कहते हैं, मतलब धवल गंगा या मिल्की वे। हमारी पृथ्वी मिल्की वे में है और वो मिल्की वे, हमारी पृथ्वी मिल्की वे में है और मिल्की वे क्या है? एक आकाशगंगा है। और आकाशगंगा कैसे बनती है? आकाशगंगा लाखों करोड़ों तारों के समूह से मिलकर बनती है। और इसी प्रकार से अगर लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं आपस में मिल जाएं, जैसे हमारी एक मिल्की वे आकाशगंगा है, इसी तरह से लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं आपस में अगर मिल जाती हैं तो उससे ब्रह्मांड की रचना होती है। हम यहाँ पे क्लस्टर नहीं जाना कि देखेंगे कि क्लस्टर क्या है, सुपर क्लस्टर क्या है, ऊर्थ क्लाउड क्या है, यहाँ पे हम ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं। हम बस देख रहे हैं कि आकाशगंगा क्या है और ब्रह्मांड क्या है। मतलब बहुत सारे लाखों करोड़ों तारों से मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण होता है, जैसे मिल्की वे जिसमें हमारी पृथ्वी है, और उसी मिल्की वे की तरह हजारों लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर हमारे ब्रह्मांड की रचना होती है, उसे हम कहते हैं ब्रह्मांड। तो जिस प्रकार से यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई गई है, ये पाथ जो है यही हमारी मिल्की वे की तस्वीर दिखाई गई है। मिल्की वे मतलब धवल गंगा, हमारी पृथ्वी मिल्की वे में, मिल्की वे आकाशगंगा में है। बाद आप लोग की वीडियो देखिए और अपने फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए।